वो जो अमाउंट होगा वो 3.29 करोड़ रुपीस बन चुका होगा। 5 साल बाद आपके पास कुछ पैसा तो होगा जो आपकी जरूरत पे आपके काम आ सकेगा। एक्चुअल में एसआईपी में जो सबसे बड़ा मैजिक होता है ना, ये लास्ट के कुछ सालों में होता है। और आपने मान लीजिए हर महीने 5,000 दे रहे हैं, लेकिन आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव में चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं यहां पर मैं आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहा हूं। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, नया साल आ गया है और नए साल में आप अपने फ्यूचर के लिए अगर कुछ करने की सोच रहे हैं तो वो एसआईपी हो सकता है। आपने एसआईपी का नाम सुना होगा, लेकिन ये एसआईपी होती क्या है? एसआईपी से अमीर कैसे बना जा सकता है? एसआईपी में रिस्क क्या है? एसआईपी करने के बेनिफिट्स क्या हैं? एसआईपी करनी है तो कहां करनी है, कैसे करनी है? ये सारे जो सवाल हैं ये आज आपके इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही डिटेल वीडियो इस टॉपिक के ऊपर ये हम बना रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि ये एसआईपी होती क्या है? तो देखिए, एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है जिसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जब हम सिस्टमैटिक तरीके से कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको एसआईपी कहा जाता है। और आज की बात करें तो जनरली इस टर्म को म्यूचुअल फंड से लिंक करके देखा जाता है। यानी म्यूचुअल फंड में जब आप सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको आज के टाइम पर हम एसआईपी बोलते हैं। और यहां पर सिस्टमैटिक का मतलब है कि आप म्यूचुअल फंड में एक रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएं और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएं, तो ये एसआईपी के थ्रू किया जा सकता है। और ये अमाउंट भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए कटकर म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएं, तो ये एसआईपी के थ्रू किया जा सकता है। बट ये एसआईपी करने का फायदा क्या है? तो देखिए, एसआईपी करने का सबसे पहला तो फायदा यह है कि मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए महीना सैलरी आती है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम मान रहे हैं। अब अगर आप कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो अभी क्या हो रहा होगा कि पूरे 20 के 20,000 रुपए आपके खर्च हो जा रहे होंगे, खत्म हो जा रहे होंगे। आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट कीजिए। चाहे आप 20,000 कमाते हैं, 30,000 कमाते हैं, लेकिन हाथ में आखिर में कुछ नहीं बचता होगा और ना कहीं पर कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। और अगर आपके पास पैसा बच भी रहा है, आप महीने के 2,000 बचा रहे हैं, 3,000 बचा रहे हैं, तो 6 महीने बाद आप क्या कर रहे हैं? आप उससे वॉशिंग मशीन खरीद ले रहे हैं। फिर 6 महीने बाद आप क्या कर रहे हैं? उससे टीवी खरीद ले रहे हैं। फिर 6 महीने बाद आप क्या कर रहे हैं? उस पैसे से आप मोबाइल खरीद ले रहे हैं। यानी आखिर में देखा जाए तो हाथ में कुछ नहीं बचता और फ्यूचर के लिए भी आपके पास कुछ नहीं रहता। तो अगर आप यहां पर एसआईपी करते हैं, मान लीजिए आपने 2,000 रुपए महीना की एसआईपी शुरू कर दी, तो इस केस में क्या होगा? आपके हाथ में 18,000 रुपए होंगे। आप इस 18,000 रुपए से भी उसी तरीके से अपना घर चला लेंगे जितना आप 20,000 से चला रहे थे। और अगर आप 50,000 कमाते हैं, आपने मान लीजिए 5,000 की एसआईपी कर ली, तो 45,000 से भी आप उसी तरीके से अपना घर चला लेंगे जैसा आप 50,000 से चला रहे थे। कुछ खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर क्योंकि जैसे ही सैलरी आएगी, आपने 3 तारीख की मान लीजिए डेट डिसाइड कर ली कि भाई 3 जनवरी को मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो 3 जनवरी को आपकी सैलरी अगर मान लीजिए 1 तारीख को आती है तो आप 3 तारीख या 5-6 तारीख जनरली डिसाइड कीजिए। 1 तारीख मत डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि 1 तारीख को ही सैलरी आ जाए, कई बार थोड़ी लेट भी हो सकती है। तो आप 5-6 तारीख की डेट डिसाइड कर लीजिए जब आपके अकाउंट से ये 2,000 रुपए कट जाएंगे। तो अब क्या होगा? अब साल में सबसे पहले जो पैसा आप कहां पे खर्च करते हैं आपको पता ही नहीं चलता ना, वो पैसा आपने बचाया और 1 साल में आपने कितना पैसा बचा लिया? आपने 24,000 रुपए बचा लिए। तो सबसे पहला बेनिफिट जो मुझे लगता है एसआईपी करने का वो यही है। दूसरा बेनिफिट यह है कि ये पैसा आपने सिर्फ बचाया नहीं है, इस पैसे को आपने एक्चुअल में इन्वेस्ट किया है। तो जब आप किसी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पैसे में आपको रिटर्न्स भी तो मिलेंगे। तो वो रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं, चलिए ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। और एग्जाम्पल भी क्या है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने अभी एक एसआईपी कैलकुलेटर खोला है, आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पे अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ एग्जाम्पल है, आपके लिए कोई अमाउंट 10,000 हो सकता है, आप 2,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि आप 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो साल में आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? साल में आप 60,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर इस पैसे के ऊपर आपको 12% का इंटरेस्ट रेट मिलता है तो 10 साल बाद आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट की होगी वो की होगी 6 लाख रुपए की, और इसके ऊपर आपको 5,61,000 रुपए के रिटर्न्स मिल चुके होंगे। यानी आपके जो 6 लाख रुपए हैं वो बढ़कर 11 लाख रुपए हो गए होंगे, जबकि मैंने आपको बताया कि अदरवाइज वो 5,000 रुपए आप कहां पे खर्च करते आपको पता ही नहीं चलता। तो एक पैसा आपने यहां पर बचा लिया है। अब एक चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि ये 12% का इंटरेस्ट हमें मिलेगा कैसे? एफडी में तो आज के टाइम पर 6-7% मैक्सिमम मिलता है, तो ये जो 12% है ना, ये म्यूचुअल फंड में बहुत इजीली मिल जाता है। देखिए नुकसान भी हो सकता है, इसमें रिस्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए सब कुछ जानना जरूरी है, तभी आप सही डिसीजन ले सकते हैं। तो यहां पर आप पे रिस्क क्या है वो बताऊंगा, लेकिन ये भी बता दूं कि अगर आप एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में तो 12% का इंटरेस्ट मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 12% से 14-15% के रिटर्न्स काफी आराम से कमा सकते हैं। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि अगर आपने 12 की जगह पे 15% का इंटरेस्ट कमा लिया ना, तो ये जो 5,000 रुपए आप हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं ये बढ़कर लगभग 14 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं 10 साल की बात कर रहा था। एक्चुअल में एसआईपी में जो सबसे बड़ा मैजिक होता है ना, ये लास्ट के कुछ सालों में होता है। तो अगर मैं 10 की जगह पे इस टाइम पीरियड को बढ़ा के 20 साल कर देता हूं तो फिर क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे हमने जो हमारा टाइम पीरियड है उसको 20 ईयर्स कर दिया है। आप देख सकते हैं हर महीने हम 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस जगह पे आपने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और ये 12 लाख रुपए 75 लाख रुपए हो चुके हैं, और यहां पर आप 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आपको आगे चल के 75 लाख रुपए दे रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यही जो अमाउंट है ये 25 साल में कितना होगा वो देखिए। 20 साल में 75 लाख हुआ था, तो 25 साल में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए 1,64 लाख रुपए हो चुके हैं। यानी जो आपका पैसा होगा वो अच्छी खासे रेट से बढ़ेगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज मैंने आपसे छुपाई है, और वो ये है कि देखिए आज आपको लग रहा होगा कि यार 5,000 रुपए महीना में कहां से इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन ये भी समझिए कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आपकी सैलरी भी बढ़ चुकी होगी। तो क्या उस टाइम पर भी आप 5,000 ही इन्वेस्ट करेंगे? अगर उस टाइम पर आप लाख रुपए कमा रहे होंगे तो आराम से आप 15,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप जिस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ रही है उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते हैं, तब क्या होगा चलिए अब ये देखते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद रिस्क भी बताऊंगा। यहां पर जल्दबाजी में चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको सारी नॉलेज होना जरूरी है। अगर आधी नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, और तब आपको लगेगा कि यार उसने बताया था उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। मैं नहीं चाहता मेरे साथ ऐसा हो। मैं आपको पूरी नॉलेज देना चाहता हूं, इसलिए सब चीजें समझा के बता रहा हूं। इसके बाद रिस्क भी इसी तरीके से बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फायदे बता दूं, रिस्क भी इसी तरीके से बताऊंगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम हर महीने 5,000 इन्वेस्ट कर रहे थे, 15% का रिटर्न हमें मिलता था, और 25 साल में वो जो अमाउंट था वो 1.64 करोड़ हो गया है। लेकिन इसकी जगह पर अगर हम स्टेप अप एसआईपी करते हैं जिसमें हम वही 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं और टाइम पीरियड हमने कर दिया वही 25 साल, इंटरेस्ट को यानी जो रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं उसको हम 15% कर लेते हैं। लेकिन यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि हर साल मेरी सैलरी लगभग 10% बढ़ेगी, तो उसी 10% के रेट से मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ाऊंगा। यानी इस साल मैं 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगले साल मैं 5,000 प्लस 10% यानी 5,500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। तो इस केस में आपका वही जो 5,000 रुपए महीना से आपने अपनी शुरुआत की थी, वो जो अमाउंट होगा वो 3.29 करोड़ रुपीस बन चुका होगा। यानी एक छोटी सी आदत आप नए साल से शुरू करते हैं, एक छोटा सा आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, ये आगे चल के एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। और अगर मैं कहता हूं आप 25 साल नहीं भी रोक सकते हैं, आपने अगर 5 साल बाद भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो एटलीस्ट आज से आपने अपनी सेविंग शुरू की है। 5 साल बाद आपके पास कुछ पैसा तो होगा जो आपकी जरूरत पे आपके काम आ सकेगा, या फिर आप अपने फ्यूचर जो गोल्स हैं उनको इस पैसे से पूरे कर पाएंगे। तो इसलिए एसआईपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई है। अब बात करते हैं कि ठीक है आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें रिस्क क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं यहां पर मैं आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहा हूं, मैं आपको करोड़ों की बातें बता रहा हूं और आपका सारा नुकसान हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं और रिस्क को समझते हैं। देखिए यहां पर जब आप एसआईपी कर रहे हैं तो वो एसआईपी आप कहां पे कर रहे हैं? आप ये जो एसआईपी कर रहे हैं ये आप किसी म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, ठीक है?
आपने मान लीजिए अपने जो 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये 5,000 रुपये आप एक म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं हर महीने। बस वो तरीका है कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट रहा है और उस म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसके पास वो पैसा जा रहा है और उसमें वो इन्वेस्ट हो रहा है। यानी आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो म्यूचुअल फंड है वो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये बहुत जगह पे आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है और करता है। तो जनरली पैसा कहां पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, आपने तो उनको दे दिया, उन्होंने कहां इन्वेस्ट किया, उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में। तो अब देखिए जब आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भले ही डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है, तो स्टॉक मार्केट में 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में हो सकता है कि मंदी आ जाए और मार्केट नेगेटिव चलता रहे और आपने मान लीजिए हर महीने 5,000 दे रहे हैं, लेकिन आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव में चल रहा है, आपको लॉस दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर आप अपने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे को स्टॉक मार्केट के अलग अलग जो स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रही है। तो अब जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा, आपने 5,000 दिए हैं, किसी ने 50,000 दिए हैं, किसी ने 50 लाख दिए हैं, ऐसे मिला के जो म्यूचुअल फंड का ओवरऑल फंड होता है वो कोई 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ का भी फंड होता है। तो अब आपका जो ये 5,000 रुपए है ये उस 50,000 करोड़ के फंड का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये अब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जब 50,000 करोड़ रुपया आता है तो वो उस पैसे को स्टॉक मार्केट की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो अब जब उन्होंने अलग अलग कंपनीज में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है तो अब आपका जो पैसा है वो इनडायरेक्टली उन कंपनीज में इन्वेस्टेड है। अगर वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आपका पैसा बढ़ेगा। जो हम 12-15% एनुअल के रिटर्न्स कमाना चाह रहे हैं वो आप कमाएंगे, इवन ज़्यादा भी कमा सकते हैं। और अगर वो कंपनी खराब परफॉर्म करेगी तो वहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, इसमें होता क्या है कि जो कंपनी के पास पैसा है, अगर आपके पास 5,000 रुपये था, वो 5,000 रुपये से आप 2-3-4 कंपनी के स्टॉक लेते, 1-1, 2-2, लेकिन उनके पास 50,000 करोड़ रुपए है। वो क्या करते हैं, वो टॉप 100 कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की, या फिर वो हो सकता है कि टॉप 100 में से कुछ कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करें, उसके बाद जो 100 से लेके 150 नंबर की कंपनी है उनमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करें। यानी वो इस पैसे को स्टॉक मार्केट की जो टॉप कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए आपको स्टॉक मार्केट की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी जितनी उस म्यूचुअल फंड कंपनी की होगी। उसके पास एक बहुत बड़ी टीम होती है, उनके पास डेटा भी बहुत सारा होता है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज रखते हैं और वो पूरी रिसर्च करके उस पैसे को लगाते हैं, जिस वजह से शॉर्ट टर्म में तो ये नहीं कहा जा सकता कि पैसा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या लॉस होगा, क्योंकि साल भर में 2 साल में हो सकता है कि मंदी आ जाए और आपको लॉस देखने को मिले। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, अगले 5 साल की हम बात करें, अगले 10 साल की बात करें, अगले 15 साल की बात करें, अगले 20 साल की बात करें, तो यहां पर जनरली आज तक ऐसा हुआ है कि कभी भी पिछले 20 साल में ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने अभी तक पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। तो यानी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है वहां पे लॉस चल रहा है, उसके बाद भी आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, तभी आप पैसा कमाएंगे। लेकिन होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, आज अपना पैसा डाल देते हैं, 1 महीने बाद देखते हैं यार ये तो घट गया, नुकसान में देख के वो अपना पोर्टफोलियो बेच देते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये सब खराब था। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तभी आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो आपने ये नहीं देखना कि अभी कैसा रिटर्न मिल रहा है, लॉन्ग टर्म की सोच के अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर बहुत मिनिमम रिस्क होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिस्क होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब आपको बेनिफिट समझ आ गया, रिस्क समझ आ गया। तो अब सवाल उठता है कि 2025 में अगर आप SIP करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको कितने रुपए से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ये बताने से पहले देखिए, अभी मैं आपको SIP के बारे में बता रहा हूं। अगर आपको जानना है कि लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा है और वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कहां पे करना है, किस तरीके से करना है, और इतनी ही डिटेल वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊं, तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के 1500 कमेंट इस वीडियो पे आ जाते हैं तो फिर हम उस वीडियो को बनाएंगे। देखिए बहुत मेहनत लगती है, PDF बनाना होता है, पूरे कंसेप्ट को इस तरीके से समझाना होता है कि एक छोटे से बच्चे को भी समझ आ जाए, इसलिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कॉमेंट आएंगे तभी हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे।
चाहिए। तो अब आते हैं इस सवाल के ऊपर कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ये आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा तो जितना बचा लो उतना अच्छा है ना, तो आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं आप उतना इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन इन जनरल बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो अपनी सैलरी का 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब 10,000 रुपये तो कम से कम इन्वेस्ट करने चाहिए, इससे ज़्यादा करो तो और अच्छी बात है। अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो आप 10% तो कर ही सकते हैं, 2,000 रुपये तो बचा ही सकते हैं। और इवन अगर आप 1,000 रुपये से भी अपनी SIP करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और एटलीस्ट इससे आपकी शुरुआत तो हो जाएगी। तो जितने भी पैसे से कम से करना चाहते हो, ज़्यादा पैसा नहीं है तो 500 रुपये से भी कर सकते हो, 100 रुपये से भी कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यार 100-500 रुपये महीना देके कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कम से कम 2,000 रुपये महीना से आप शुरुआत करो, ये अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपकी सैलरी अच्छी है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं, वहाँ पर आप 20% 20,000 रुपये बचाइए, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपनी सैलरी के हिसाब से जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 100 रुपये है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 2,000 रुपये से SIP शुरू करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो SIP क्या है, उसको करने का फ़ायदा क्या है, उसके पीछे रिस्क क्या है और कितने रुपये से SIP की शुरुआत करनी चाहिए, ये सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। तो अब आता है अगला सवाल कि SIP करनी कहाँ है। सब तो समझा दिया, लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड में SIP करें। तो इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, जनरली म्यूचुअल फंड बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको मेन बात करूंगा। तो एक जो आपको सुनाई देगा वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी में आपका जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट में डाला जाता है। इवन 90 to 95% पैसा आपका स्टॉक मार्केट में डाला जाएगा। यानी अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में ही इनडायरेक्टली अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिस्क ज़्यादा होगा, रिटर्न्स भी आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड सबसे सेफेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में डाला जाता है, लेकिन रिटर्न्स भी कुछ खास नहीं मिलते हैं। तो मैं तो पर्सनली डेट म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर नहीं करता हूँ। फिर आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपका कुछ पैसा इक्विटी, कुछ डेट में डाला जा सकता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। और इसके बाद आता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, पर्सनल बात करूं, तो मेरे अकॉर्डिंग 2 तरह के म्यूचुअल फंड ही ज़्यादा बेहतर हैं। एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें आपका रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। और जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो आपको पता है कि आप रिस्क ले रहे हो, तो वो अच्छे रिटर्न्स के लिए ले रहे हो ना। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं पर्सनली सोचता हूं कि भाई इक्विटी में ही पैसा डालना चाहिए। दूसरा, ये जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, जिसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर भी आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में ही डाला जाएगा, लेकिन यहां पर आपने निफ्टी का नाम सुना होगा, आपने सेंसेक्स का नाम सुना होगा, ये कुछ इंडेक्स हैं। इन इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि जनरली स्टॉक मार्केट के टॉप 30, टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। निफ्टी 50 है, इसमें टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। सेंसेक्स में टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसा हमारा स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा है मेरे को उतने ही रिटर्न्स मिल जाएं, तो फिर आप ज़्यादा टेंशन ना लेके इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे ढूंढना है अभी सब बताऊंगा, डोंट वरी। उसके लिए बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, जहां से आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप चाहते हो कि जैसा ओवरऑल स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा है मुझे बस उतने रिटर्न्स मिल जाए तो मैं खुश हूं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आप निफ्टी 50 के किसी इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, या फिर सेंसेक्स के किसी इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये होते हैं इंडेक्स फंड। अब जो मेन यहाँ पर फंड है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि इक्विटी में भले ही आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे टाइप होते हैं, टाइप ऑफ स्टॉक्स होते हैं। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। मतलब यहां पर आप म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अब इसकी बात करते हैं, और ये कंसेप्ट जो कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं इक्विटी में, ये भी मैं आपको स्क्रीन में ही दिखाता हूं। तो म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए हम आ गए हैं टिकर टेप की वेबसाइट पे। आपको गूगल पे सर्च करना है टिकर टेप म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, और इससे आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। क्लियर कर दूं कि ये स्पॉन्सर नहीं है, जो मैं खुद यूज करता हूं वो आपको बता रहा हूं। हम आ चुके हैं
टिकर टेप की वेबसाइट पे। यहां पर आपको एक स्क्रीनर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यह है टिकर टेप म्यूचुअल फंड का स्क्रीनर। अब यहां पर आने के बाद आप यहां पे देखिए हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ये ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर हमने कोई भी फिल्टर अभी नहीं लगा रखा है, तो हमें इसको तो बंद कर देना है, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे टाइप के हमें म्यूचुअल फंड्स दिखाई दे रहे हैं। इक्विटी, हाइब्रिड, डेट की मैंने बात की थी, कमोडिटी भी दिखाई दे रहा है, अदर भी दिखाई दे रहा है। तो हमें इनके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं इक्विटी में। तो इक्विटी में आप यहां पे टैप कीजिए। जैसे ही आप यहां पे टैप करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि इक्विटी में बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड है, और इवन इंडेक्स फंड की मैं बात कर रहा था ना, वो भी इक्विटी में ही आता है। लेकिन आजकल इतना पॉपुलर हो चुका है कि उसको हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इक्विटी फंड बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो ये होते क्या हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो मैं मेन जो फंड आपके लिए जानना जरूरी है उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही सारे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स फंड की। तो यहां पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका जो पैसा होता है वो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं, टॉप स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स, उनमें लगाया जाता है, या फिर सेंसेक्स के 30 जो स्टॉक्स हैं उनमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। तो जैसा हमारा ओवरऑल स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा, निफ्टी या सेंसेक्स परफॉर्म करेगा, वैसे ही आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो ये होता है इंडेक्स फंड। अब अगर आपको इंडेक्स फंड देखने हैं तो इसको टिक कर लीजिए। इसके बाद जो आपके लिए जानना जरूरी है वो है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड ऐसे म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है जहां पर आपका जो पैसा है ना, वो स्टॉक मार्केट की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आपने सुन रखे हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, मान लो मैं एग्जांपल रिलायंस का ले लेता हूं, तो अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसने रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो यहां पर आपका जो रिस्क होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि रिलायंस कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी, इसके बहुत ही कम चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि वो कंपनी इतनी बड़ी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी नहीं दे पाएगी, यानी यहाँ पर आपका जो रिस्क होता है वो कम होता है, इसलिए यहाँ पर आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो भी थोड़े कम होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया है लार्ज कैप फंड का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। इसके बाद जो दूसरी चीज आपके लिए जानना जरूरी है वो है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में आपका जो पैसा होता है वो ना तो बहुत बड़ी कंपनीज में लगता है, ना ही बहुत छोटी छोटी कंपनीज में लगता है। जो मीडियम साइज की कंपनीज होती हैं वहां पर आपका पैसा लगाया जाता है, तो इससे आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है और आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके बाद जो तीसरी टाइप की कंपनीज होती हैं या तीसरे टाइप के जो फंड होते हैं वो होते हैं स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में आपका जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी कंपनीज में लगाया जाता है, तो इससे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि छोटी कंपनी तो पूरी तरह से बंद भी हो सकती है या बहुत लंबे टाइम तक खराब परफॉर्म कर सकती है। लेकिन उसमें से बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होंगी जो अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के भी चांसेस होते हैं। तो ये 3-4 तरह के फंड्स आपके लिए जानना जरूरी है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो आपने अपने फंड मैनेजर के ऊपर रख दिया है कि तू चाहे तो मेरा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप में डाल दे, ज़्यादा से ज़्यादा मिड कैप में डाल दे, ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप में डाल दे। तो वो आपके पैसे को मार्केट की कंडीशन को देखते हुए कभी लार्ज कैप में डालते हैं, कभी स्मॉल कैप में डालते हैं, कभी मिड कैप में डालते हैं, और कभी ज़्यादा लार्ज कैप में डाल देंगे, कभी ज़्यादा स्मॉल कैप में डाल देंगे। अब यहाँ पर आपने फंड मैनेजर को अपना सब कुछ मान लिया है और वो अपने हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कर सकता है, जो कि मेरे हिसाब में अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है और आप ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं तो एक सही अप्रोच है। मैं इसको नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि इतने सारे टाइप के फंड हैं। इसके अलावा एक थीमेटिक फंड भी होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, जैसे आप AI के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो AI से रिलेटेड कोई फंड है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये थीमेटिक फंड होते हैं। तो इतने सारे टाइप के यहां पर हमें फंड देखने को मिलते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहां पे फ्लैक्सी कैप फंड को सेलेक्ट करता हूं। तो यहां पे मैंने सेलेक्ट कर लिया फ्लैक्सी कैप फंड। तो ये इक्विटी फंड का एक पार्ट है, यानी मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा और उसमें भी हमने फंड मैनेजर को पूरी फ्रीडम दे रखी है कि वो अपने हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि आगे तो हम देखेंगे ना कि उसने पहले कैसा परफॉर्म किया है। तो ये हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो दूसरा फिल्टर हमारे सामने निकल कर आता है वो है प्लान टाइप का। तो यहां पर बोनस है, IDCW है और ग्रोथ है। देखिए सबसे अच्छे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो होते हैं ग्रोथ, और आपको चाहिए कि आपका पैसा ग्रो करे तो आपने ग्रोथ म्यूचुअल फंड में डालना है। अदरवाइज मान लीजिए आप डिविडेंड फंड में अपना पैसा डाल रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि आपको कुछ डिविडेंड मिलता रहे। तो आपको तो वेल्थ बनानी है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ग्रोथ मेरे हिसाब में सबसे बढ़िया रहता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है AUM, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट।
यानी आपको कितने बड़े फंड में अपना पैसा डालना है, क्या 2 करोड़ के फंड में पैसा डालना है, 10 करोड़ के फंड में अपने 50,000 डालने हैं, या ऐसे फंड में डालना है जो कि अच्छा खासा बड़ा हो। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं, तो वो फंड लंबा चलना चाहिए। वो फंड लंबा चलने के लिए मेरे अकॉर्डिंग उस फंड के पास अच्छा खासा AUM होना चाहिए। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको हाई सेलेक्ट कर लेना है, और उस पर भी अगर आपको और ज़्यादा बेटर और सेफ चलना है तो यहाँ पर आप 10,000 करोड़ से बड़े फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8,000 जो भी आ रहा है वो सेलेक्ट कर लिया है, और उसके ऊपर टॉप जो फंड है वो सारे हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब देखिए जब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर हमारे जो रिजल्ट हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो फिल्टर मैंने लगाए हैं, उसके बाद 3 से 4,000 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, उसमें से हमारे सामने 3 म्यूचुअल फंड निकल कर आए हैं। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए कि पिछले 3 साल में हम जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसने कैसा परफॉर्म किया हो, उसने अच्छा परफॉर्म किया हो, हाई रिटर्न्स दिए हो, तो हम यहाँ पे हाई सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हाई सेलेक्ट करने पर हमारे सामने ऐसे म्यूचुअल फंड निकल कर आएंगे जिन्होंने पिछले 3 साल में जो CAGR रिटर्न्स हैं वो 15% से ज़्यादा के दिए हैं। आप इसके साथ चाहें तो मिड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 1% से 15% आता है, लेकिन आप हाई सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको थोड़ा सा कम भी चलेगा तो आप इसको 12 तक कर सकते हैं। तो हमने जो भी सेलेक्ट हो रहा है आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो हमारे सामने अब आप देख सकते हैं कि 10 रिजल्ट निकल कर आ गए हैं। अब इसके बाद एक्सपेंस रेशियो ये सब हम आगे देख लेंगे। तो हमारे सामने आपने देखा कि इतने सारे म्यूचुअल फंड आ गए हैं। अब इन 10 में से अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है? अब ये सिर्फ एग्जांपल है, तो मैंने यहाँ पे फ्लैक्सी कैप सेलेक्ट किया था। यहाँ पर देख लीजिए मैंने फ्लैक्सी कैप सेलेक्ट किया था, तो आप देख सकते हैं कि सारे जो फंड आए हैं वो फ्लैक्सी कैप आए हैं। अगर इसकी जगह पर मैं इसको चेंज करके लार्ज कैप फंड सेलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे मैं फ्लैक्सी हटा देता हूँ, लार्ज कैप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखिए मेरे सामने 7 रिजल्ट आए हैं, और यहाँ पर सारे लार्ज कैप फंड हैं। तो मैंने आपको लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, फ्लैक्सी कैप क्या होता है, ये सब बता दिए हैं। उनके पीछे के रिस्क बता दिए हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा पार्ट पीछे देखोगे, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए आप लार्ज कैप सेलेक्ट करना चाहते हो, फ्लैक्सी कैप सेलेक्ट करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। लार्ज कैप और इंडेक्स फंड सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लार्ज कैप दिखाई दे रहा है, मैं फ्लैक्सी कैप सेलेक्ट करता हूँ। तो इतने सारे फंड हमारे सामने निकल कर आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब इस 10 फंड में से कौन से ऐसे 3 फंड हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड निकल कर आते हैं। फ्लैक्सी कैप फंड, जिनका AUM क्या है, ये 66,000 करोड़ का फंड है, ये 12,000 करोड़, ये 16,000 करोड़ का फंड है। हमने 8,000 करोड़ से ऊपर रखा था। आप देख सकते हैं सारे फंड बड़े हैं, और इस फंड ने पिछले 3 साल में 25% के CAGR से ग्रो किया है। इसने 24%, इसने 21%। तो अब सिर्फ रिटर्न्स को देखकर तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फंड अच्छा है। मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों को अच्छे से कंपेयर करूंगा। तो इसके लिए एक दूसरी वेबसाइट है जिसका मैं यूज करता हूं, वो भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, आपको सिखाना मेरा मकसद है। तो जो मुझे सही लग रहा है, जिन वेबसाइट को मैं खुद यूज करता हूं, वो आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है ET मनी, और यहां पर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं ET मनी म्यूचुअल फंड कंपेयर। ये लिख के जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंपेयर करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर हमने टिकर टेप में बहुत सारे फिल्टर्स लगा के 3 जो म्यूचुअल फंड है उनको सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद उन तीनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है और उस म्यूचुअल फंड का नाम सर्च करना होता है। तो अब तीनों को हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। देखिए हमने फ्लैक्सी कैप फंड सेलेक्ट किया है, तो ये तीनों फ्लैक्सी कैप हैं। क्लियर कर दूं, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा पर्पस आपको समझाना है। जरूरी नहीं है कि ये फंड आपके लिए भी अच्छे हों या आप इतना रिस्क ले सकें। अभी आप उसके रिटर्न्स देख रहे हैं, कई टाइम पे खराब भी परफॉर्म करेंगे, तो उस टाइम पर आपको सिर्फ लॉस दिखाई देगा। तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, प्रोसेस बता रहा हूं, तो जो यहाँ पे दिख रहा है उस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, समझिए। और मैं वैसे भी फ्लैक्सी कैप बता रहा हूँ, हो सकता है आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना हो, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये जो तीनों फंड मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों कौन से फंड हैं? ये तीनों फ्लैक्सी कैप फंड हैं। ये फंड 11 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है, ये 3 साल पुराना है। इसका मतलब है कि ये 2 फंड तो 10-10 साल से चल रहे हैं। इसके बाद ये 3 साल से चल रहा है, बट सिर्फ 3 साल के बेसिस पर हम इसको जरूरी नहीं है कि रिजेक्ट करें, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। इसके बाद पिछले 3 महीने में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है? इसने -4% के रिटर्न्स दिए हैं। 3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट शुरू की होती तो अभी नेगेटिव में होते। इसने सिर्फ 0.45% के, इसने तो -7.04% के रिटर्न्स दिए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 3 महीने से जो स्टॉक मार्केट है वो भी खराब परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में आपका जो म्यूचुअल फंड है वो भी खराब रिटर्न्स देगा।
इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करो। 6 महीने में इसने 13% दिया, इसने 3% दिया, इसने 2% दिया। 1 साल में 24%, इसने 46%, इसने 23%। 3 साल में 25, 23, 21, 5 साल में 23 और 19। और ये तो नया फंड है तो इसकी इतनी हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे डिसाइड नहीं करना होता है। अब यहां पर कुछ सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें इसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको लगता है कि अगले 10 साल में फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो इसने अपना ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाला है। इसने ज्यादा पैसा टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और फाइनेंशियल में डाला है। इसने अपना पैसा ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल और सर्विसेज में डाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई हेल्थ केयर में मेरा पैसा जाना चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा पैसा तो सर्विसेज सेक्टर में जाना चाहिए या फाइनेंशियल में जाना चाहिए और टेक्नोलॉजी में डालना चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी टॉप होल्डिंग कौन सी है ये भी आपको दिखाई दे रहा है। इसने टॉप कौन से स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया ये भी आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि इसने टॉप कौन से स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है एक्सपेंस रेशियो। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, आपके इतने सारे पैसों को मैनेज कर रही है, वो कुछ ना कुछ तो आपसे चार्ज करेगी ना। तो वो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है, यानी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपके जो रिटर्न्स बनेंगे उसके ऊपर वो 0.76% ये चार्ज करेगी, ये 0.88% चार्ज करेगी, ये 0.79% चार्ज करेगी। यानी 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो 760 रुपए आपसे लेंगे, या 880 लेंगे, या 790 रुपए लेंगे। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड 2% भी लेते हैं, तो ये चीज भी आपके लिए देखना जरूरी है। इसके अलावा कोई एग्जिट लोड है तो देखिए तीनों में 1% का एग्जिट लोड है। यानी अगर आप 1 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग को बेच देंगे तो उन्होंने तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रखा था, आप तो उनसे पैसे मांगने आ गए, तो 1 साल से पहले आओगे तो 1% पैसा कटेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई लॉक इन नहीं है। आप चाहें आज खरीद रहे हैं, 2 दिन बाद आपको लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं करना SIP वगैरह, मैं अपना सारा बेच के मुझे पैसा चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। कौन से बेंचमार्क को फॉलो करता है ये सब चीजें भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे एक रिस्क मेजर्स का भी ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पर आपको कुछ रिस्क के मेजर्स दिखाई देते हैं जिनसे रिस्क को नापा जाता है। तो एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब रिटर्न्स कितने ज्यादा बन सकते हैं और कितना लॉस भी हो सकता है। तो जो जितना ज्यादा वॉलेटाइल है उसमें ज्यादा रिटर्न्स बन सकते हैं बट ज्यादा रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अगर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 11 है, ये 13 है, ये 12 है। यानी ये लॉस भी ज्यादा दे सकते हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा दे सकते हैं। इसके बाद हम शार्प रेशियो की बात करें तो जिसका शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है वो उतना अच्छा माना जाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पे आपको आई बटन भी दिख रहा है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद बीटा हमें बताता है कि जो म्यूचुअल फंड है वो अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना रिस्की है, तो ये 1 से कम होना चाहिए। आप देख सकते हैं तीनों का कम है और जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से आप अपने लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप कोई म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि सब कुछ तो बता दिया, SIP करनी कैसे है ये तो बताओ। तो चलिए वो भी बता देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो उस वीडियो को आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सब जगह पे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये जो नॉलेज है वो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, और न्यू ईयर में करेंगे तो और बेटर रहेगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए बस आपको अपना एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है जो कि आप यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो उसी से आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का आपको एक टैब दिखाई दे रहा है। तो इस पे जाने के बाद आप जिस म्यूचुअल फंड को बाय करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, और इस पे क्लिक करने के बाद आप कितने रुपए की SIP करना चाहते हैं। आप 100 रुपए की SIP करना चाहते हैं, 1000 रुपए की SIP करना चाहते हैं, 10,000 की करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए की करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए, मान लीजिए आप 100 रुपए की SIP करना चाहते हैं तो 100 रुपए पे क्लिक करता हूं। उसके बाद यहाँ पर आपको पे 100 रुपीज का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे गूगल पे के थ्रू भी अपनी जो SIP है उसको ऑटो डेबिट करवा सकते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जितने भी रुपए आपने डिसाइड किए होंगे उतने कट कर
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप एसआईपी कर सकते हैं, तो इस ऐप में भी आप बहुत सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि एसआईपी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए जानना जरूरी है वो अब आपको पता चल गई होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इसी तरीके की एक डिटेल वीडियो बनाएं तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के 1500 कमेंट आते हैं तभी हम इतनी मेहनत करेंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।